हेलो एवरीवन, सक्सेस कर्व वेलकम्स यू ऑल एस्पिरेंट्स। सक्सेस कर्व लेकर आए एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां आप क्लास 9 से लेकर 12th और अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पूरी तैयारी कहीं भी कभी भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की मदद से कर सकते हैं। जहां हम आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री मॉक टेस्ट, डाउट सपोर्ट, कैरियर गाइडेंस। साथ ही हमने लॉन्च किया है CUCET सेवर कोर्स, NCERT मास्टर कोर्स, जहाँ पे HD रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हम प्रोवाइड कराएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन, फ्री मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस कवरेज और साथ ही इंस्टेंट डाउट सपोर्ट। और ये जितने भी फीचर्स हैं ये 100% फ्री हैं। और जो भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, मेंटर्स हैं और जो हमारा नेटवर्क ऑफ एजुकेटर्स है, ये 24 घंटे सातों दिन आपकी तैयारी के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो देर किस बात की, आप जुड़ सकते हैं हमसे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मॉक टेस्ट है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट successcurve.in पे अवेलेबल कराए जा चुके हैं। वहां से आप बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये जो CUCET का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2020 का, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, तो जो हमारा सॉल्यूशन का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल हमेशा ऐसा ही रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे सबसे पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या है दिए हुए ऑप्शन में से, और तीसरी बार में हम ये जानेंगे कि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं तो क्यों है। तो इस तरह से ये जो लॉजिकल और रीजन के साथ हम जानेंगे, तो एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे आंसर ढूंढ लेंगे बाकी अन्य क्वेश्चंस के भी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर। तो ये हमें बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन डिस्टिंक्टिव फीचर किसका है, और ऑप्शंस दिए हुए हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। तो यहाँ हमें ये बताना है कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये डिस्टिंक्टिव फीचर किसका है। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को जानेंगे कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये होता क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे दो बार होगा फर्टिलाइजेशन। तो सिंपली यहाँ पे जो दो स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, पॉलन ग्रेन्स से। ठीक, तो ये जो दो स्पर्म्स आते हैं पॉलन ग्रेन्स से, तो पहला जो होता है वो एक सेल के साथ फ्यूज करता है और उसमें सिंगेमी होती है, और सिंगेमी के साथ वो बना देता है जाइगोट। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो जाइगोट बना, किसके थ्रू, सिंगेमी के थ्रू। और सिंगेमी क्या हुआ कि एक सेल के साथ एक स्पर्म फ्यूज कर गया, और ये जो जाइगोट होता है इसकी पोलैरिटी होती है 2n। और दूसरे में क्या होता है कि वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और वहां पे वो करेगा ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे हो गया दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी पोलैरिटी होती है 3n। ये पोलैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में सिंपली पोलैरिटी पूछ ली जाती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो सिंगेमी और दूसरी बार ट्रिपल फ्यूजन। तो ये इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो फीचर है ये यूनिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। सो दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलिनेशन इन फाइकस प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन, और दिए हुए ऑप्शंस हैं एयर, वाटर, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो पॉलिनेशन होता है फाइकस प्लांट में, वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है। तो यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है वेस्प। अब हम ये जान लेंगे कि ये वेस्प आया कहाँ से। तो ये वेस्प आता है ऑर्डर हिमनेप्टोरा ऑफ क्लास इंसेक्टा। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो गया कि ये जो वेस्प है ये आता कहाँ से, इंसेक्ट ग्रुप से ही आता है। ठीक, तो ये जो वेस्प होता है ये फीड करता है किस पे, फीग ट्रीज पे, और यहाँ से ये पॉलिनेशन कैरीज करता है किसमें, फाइकस प्लांट में। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये पॉलिनेशन जो होता है फाइकस प्लांट में वो किस पे डिपेंडेंट हुआ, वेस्प पे, जो कि ये
बिलोंग करता है इंसेक्टा में, तो दिए हुए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये हमें बताना है और दिए हुए ऑप्शंस हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ओसवाल्ड एवरी, हर्षे एंड चेज, जीएन रामाचंद्रन। तो ये जो ऑप्शन ए बी और सी है, यहाँ पे जो भी नाम दिए हुए हैं साइंटिस्ट के नेम है, चाहे फ्रेडरिक ग्रिफिथ हो, ओसवाल्ड एवरी हो, चाहे हर्षे चेज हो। तो इन सब ने, जो भी साइंटिस्ट थे, इन सब का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है डीएनए के डिस्कवरी में और डीएनए पे जो भी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया उस पे। और जो सर्च था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, ये शुरुआत ही हुआ जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वहां से। लेकिन ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया और ओसवाल्ड एवरी का जो एक्सपेरिमेंट हो गया, इनके एक्सपेरिमेंट्स में थे कुछ लिमिटेशंस। और वो लिमिटेशन ये थे कि इन्होंने बायोकेमिकल नेचर क्या है डीएनए का, उसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। और उसके बाद से जो एक्सपेरिमेंट किया किसने, हर्षे एंड चेज ने, इन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो डीएनए है यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर है। सो ये क्लियर हुआ कि जो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, या हम ये कह लें कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ जो डीएनए है ये प्रूव हुआ किसके एक्सपेरिमेंट से, हर्षे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से। और क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि हमें उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज हर्षे एंड चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। और दिए हुए ऑप्शंस हैं लेक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब ऐसा क्यों होगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये जो 70% ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको कवर करता है। तो ये जो 70% वाला जो डाटा है एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। और इसके साथ ही ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ऑल ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है। ऑल ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म इन कंपैरिजन टू, अब किसके कंपैरिजन में, लेक इकोसिस्टम हो गया आपका, चाहे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, चाहे हो गया आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसलिए ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक तो इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, 70% है टोटल जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके कंपैरिजन में। और उसके साथ ही बाकी जो भी ट्रॉपिक लेवल है उन सब के कंपैरिजन में इसमें चाहे लेक का हो, पॉन्ड का हो, हर इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम बायोमास जो होगा वो होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। तो दिए हुए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ देयर आर 300 bases in an RNA which codes for a protein with 100 amino acids and a base at position 162 is deleted such that the length of RNA become 299, how many codons will be altered, ये हम बताने हैं। और दिए हुए ऑप्शंस हैं 47, 48, 99 एंड 300। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ हमें थोड़ा सा समझना है एक सिंपल सा कंसेप्ट। और यहाँ पे दिया भी हुआ है मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कि 300 बेसेस जो है वो कोड कर रहे हैं 100 अमाइनो एसिड्स के लिए। तो सिंपली यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 3 बेसेस अगर होंगे तो एक अमाइनो एसिड लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे जो दिया हुआ है कि अगर बेस पोजीशन एक 162 डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, 162 डिलीट कर दिया जाएगा तो जो नया बेस बनेगा उसको हम लोग लिखते हैं, न्यू बेस फॉर्म जो होगा वो क्या क्या होगा, वो होगा 160, 61 एंड सिंस 162 इज डिलीटेड तो हो जाएगा 163। तो ये हो गया नया बेस फॉर्मेशन। अब हमें ये पता है कि डीजेनरेसी ऑफ कोडान होता है। और डीजेनरेसी ऑफ कोडान क्या होता है कि एक कोडान जो होते हैं मोर देन वन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 159 हो जाएगा, ठीक है, जो नया कोडान बनेगा। और यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगी 53, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो
53 आ जाएगा। और सिंपली हमें बताना है कि कितने कोडान्स अल्टर्ड हुए। तो अल्टर्ड की संख्या हम लोग निकाल लेंगे, 100 माइनस कर देंगे 53, तो आ जाएगा 47। तो दिए हुए ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 47। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगेरोजोल कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग विथ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू, जाइलिन साइनेनॉल, इथिडियम ब्रोमाइड एंड ईडीटीए। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल आंसर है ईटीबीआर। आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा इसको। तो ये जो ईटीबीआर है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, इथिडियम ब्रोमाइड का। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं जो कि एगरेज जोन पे सेपरेटेड होते हैं, ये विजुअलाइज होते हैं तब जब इसको स्टेन किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से। तो क्वेश्चन में पूछ भी यही रहा है। तो दिए हुए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीमैच्योर फ्रूट एंड लीफ ड्रॉपिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। और दिए हुए ऑप्शंस हैं इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनेंस। तो ये जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं सब के सब फाइटो हार्मोन्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो जितने भी फाइटो हार्मोन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। अब कभी ऑक्सिन के फंक्शन पूछ लिए गए, कभी जिब्रेलिक एसिड के। तो सिंपली हमें जो भी ऑप्शन में दिए हैं सबके सिंपल जो जनरल और बेसिक फंक्शन है उनको हमें हमेशा याद रखने हैं। जैसे इथाइलिन हो गया, ये क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। तो इसकी सिंपल जो फंक्शंस हैं उनको हम याद रखेंगे। और जो जिब्रेलिक एसिड है ये किस में हेल्प करता है, जिब्रेलिक एसिड हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में। तो ये हमें याद रखने हैं सिंपल फंक्शन। साइटोकाइनिन्स वैसे ही सेल डिवीजन इन शूट्स एंड रूट्स। और जो ऑक्सिन है इसका फंक्शन है जो भी अर्ली फ्रूट और लीफ ड्रॉप होता है उसको प्रिवेंट करना, अर्ली fruit and leaf drop prevention. This is the function of auxin and the क्वेश्चन में पूछ भी वही रहा है कि प्रीमेच्योर फ्रूट एंड लीफ ड्रॉपिंग को कैसे कम किया जाएगा। तो वही हुआ, प्रिवेंट कैसे किया जाएगा। तो दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का ऑक्सिन, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इन एन ओपन फ्लास्क। और दिए हुए ऑप्शंस हैं +1, -1, 0 एंड 100। तो सिंपली हमें ये समझना है कि जो साई डब्ल्यू है जिसको कि वाटर पोटेंशियल कहा जाता है, ये डिपेंड करता है साई एस जो कि सॉलिड पोटेंशियल होता है और साई पी जो कि प्रेशर पोटेंशियल होता है। तो जो ये जो साई डब्ल्यू है साई एस प्लस साई पी पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का, प्योर वाटर के बारे में हमें पता है कि यहाँ पे सॉल्यूट जो होते हैं बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये साई एस हो जाएगा 0। और ये ओपन फ्लास्क है यानी कि यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल भी हो जाएगा 0। तो ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे साई डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि दिया हुआ है 0। लेकिन इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हमसे पूछ ले कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल और या प्योर वाटर, तो यहाँ पे भी वैल्यू 0 ही होगी क्योंकि यही इसका हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक, तो जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें हमें देखना है कि क्वेश्चन का कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से हम करेंगे। अगर डायरेक्ट पूछ ले हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल तो 0 होगा। तो दिए हुए ऑप्शन में से गिवन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेरेब्रल मलेरिया इज कॉल्ड बाय। और दिए हुए ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये जो सेरेब्रल मलेरिया है ये है ब्रेन से रिलेटेड और इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम। बाकी ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये रेस्पॉन्सिबल है रेकरिंग मलेरिया के लिए। और वैसे ही प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो जनरल मलेरिया है उसके लिए, और प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये टर्शियन मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्पीसीज डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं साइकस, नॉस्टक, फाइकस एंड हेलियोबैक्टीरिया।
तो दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हेलियोबैक्टीरिया, दैट इज ऑप्शन डी। ये जो हेलियोबैक्टीरिया होते हैं ये हेलोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। बाकी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सब के सब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएंगे गिवन क्वेश्चन के लिए। और गिवन क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, दैट इज हेलियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 है उसमें पूछा गया है कि स्पर्म्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन विथ ए टेम्परेचर ऑफ, और दिए हुए ऑप्शंस हैं -86 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये टर्म आपने सुना होगा। यहाँ पे होता क्या है कि लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखा जाता है और ये जो टेम्परेचर होता है तब -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पर्म्स को भी इसी टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिया भी हुआ है लिक्विड नाइट्रोजन विथ टेम्परेचर ऑफ। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक ही है, मेथड है, जिसके थ्रू इसको स्टोर करके सेवरल ईयर तक उसको जो सेम अवस्था है उसी अवस्था में रखा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज -196 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंसेंट्रेशन ऑफ विच विटामिन इंक्रीजेस while the milk is converted into curd by the process of fermentation। एंड दिए हुए ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। तो यहाँ पे हमें सिंपल चीज जो समझनी है वो ये है कि मिल्क का जब कन्वर्जन होता है कर्ड में तो कौन सी बैक्टीरिया हेल्प करती है, लैक्टोबैसिलस। और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड रिलीज करती है किसके कंसेंट्रेशन को, विटामिन B12 के कंसेंट्रेशन को बढ़ा दे। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ विटामिन B12। एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस विटामिन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, और दिए हुए ऑप्शन है लेमन, टोमेटो, पी एंड ककम्बर। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन है क्या। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल प्लेसेंटा जो होता है वो फॉर्म होता है एट मार्जिन्स ऑफ फ्यूज्ड ओवरी। तो ये हो गया क्या, मार्जिनल प्लेसेंटा। ऐसे करके बहुत सारे प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल हो गया, एक्साइल हो गया, पेराइटल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया। तो ये सब प्लेसेंटेशन के टाइप हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट है और उसके साथ ही इम्पोर्टेंट है उनके एग्जाम्पल्स जो हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स में भी बस वही एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है जो कि सिर्फ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उतने एग्जाम्पल्स आपके याद हैं तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी ये जो ए और बी वाले ऑप्शन है ये एग्जाम्पल है एक्साइल प्लेसेंटेशन के, और ये जो ककम्बर है एग्जाम्पल है पेराइटल प्लेसेंटेशन का। बाकी ये जो पी है यही एग्जाम्पल है मार्जिनल प्लेसेंटेशन का। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑन 11 मार्च 2020 the World Health Organization characterized COVID-19 outbreak as, दिए हुए ऑप्शन है इंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक एंड आउटब्रेक। तो इसका तो करेक्ट आंसर होगा पेंडेमिक, लेकिन ये जानना जरूरी है कि बाकी जो टर्म्स दिए हुए हैं उसका मतलब क्या होता है और उनका क्या यूज है। तो ये जो इंडेमिक है ये रिलेटेड है डिजीज से, रिलेटेड टू डिजीज, एंड epidemic is related to large number of people suffering from a disease। अगर कोई डिजीज होती है और उससे बहुत ज़्यादा पीपल सफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा इपिडेमिक। और जो आउटब्रेक है सडन, अचानक से डिजीज का स्प्रेड होना, तो वो हो गया सडन स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो ये हो गया आउटब्रेक। और जो पेंडेमिक है इसको इसलिए पेंडेमिक कहा गया कोविड-19 को क्योंकि ये जो डिजीज है स्प्रेड टू होल कंट्रीज, कोई ऐसा देश बचा नहीं जहाँ पे कोविड-19 नहीं पहुंचा, तो इसलिए इस डिजीज के लिए एक टर्म आया पेंडेमिक। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा
हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन काउज मिल्क इज, और दिए हुए ऑप्शन है IgA, IgM, IgG एंड IgE। तो एक होता है कोलोस्ट्रम, जो कि फर्स्ट मिल्क होता है बेबी का, जब बर्थ होता है उसके बाद से जो मदर द्वारा जो मिल्क प्रोवाइड किया जाता है वो होता है कोलोस्ट्रम, ये फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक। और उसके साथ ही ये काउज मिल्क होते हैं, दोनों में सेम इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है और वो होता है IgA। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ए हेल्दी ह्यूमन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए हैं 3 डेज, 120 डेज, 24 आवर्स एंड 30 डेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द करेक्ट टेक्सोनोमिक हायरार्की इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, और दिए हुए ऑप्शन है फाइलम, ऑर्डर, जीनस, किंगडम, फैमिली, क्लास, स्पीसीज। तो ऑप्शन में कुछ भी दिया रहे, हमें बस एक छोटा सा ट्रिक इसके लिए याद रखना है, जिससे कि हम कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सही करें, कभी कोई कंफ्यूजन और कोई गलती ना हो। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे KPCO FGS। FGS सिंपली हम लोग फंगस के लिए टर्म से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, और बाकी PCO जो जब मोबाइल फोन इतना अवेलेबल नहीं होता था हर लोगों के पास, तब PCO पे ही कॉल आया करते थे। तो ये हो गया PCO याद रखेंगे, और K से हम याद रखेंगे, ठीक है। तो K से हो गया किंगडम, P से हो गया फाइलम, वैसे ही C से हो गया क्लास, O से हो गया ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस और S से स्पीसीज। तो ये हो गया ऑर्डर हायरार्की का, टेक्सोनोमिक हायरार्की का इन प्लांट किंगडम। और ये बहुत ही सिंपल ऑर्डर है, अगर इस निमोनिक से आप याद रखेंगे इस ट्रिक से, तो आप हमेशा सही ही करेंगे, गलती और किसी भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन लेवल इन रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ इंडिया रेंजेस बिटवीन, और दिए हुए ऑप्शन है 10 to 15 डेसिबल, 16 to 35 डेसिबल, 45 to 55 डेसिबल एंड 70 to 90 डेसिबल। तो हमें सिंपली तीन तरह के रेंजेस इंडिया में जो है नॉइज पॉल्यूशन के लिए दिए गए हैं, और पहला जो है वो है इंडस्ट्रियल रेंजेस क्या है। ये तीन रेंजेस याद रखेंगे तो कभी क्वेश्चन किसी और से रिलेटेड आ गया तब भी आप आसानी से कर लेंगे उसको। और दूसरा जो दिया गया है कमर्शियल रेंजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, और तीसरा जो पूछा ही गया है प्रश्न में वो है रेसिडेंशियल रेंजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो जो इंडस्ट्रियल रेंजेज है वो वेरी करता है 70 to 75 डेसिबल, और जो कमर्शियल रेंज है वो वेरी करता है 55 to 65 डेसिबल, और ये जो रेसिडेंशियल रेंज है वो वेरी करता है 45 to 55 डेसिबल। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अगर किसी और एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रेंजेस के बारे में पूछे जाते हैं तो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 45 to 55 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज लोकेटेड outside of the primary wall, inside the primary wall, inside the plasma membrane and inside the mitochondrial membrane। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा कि ये हो गया आपका मिडिल लेमला, ये हो गया आपका प्राइमरी सेल वॉल, ये हुआ आपका सेकेंडरी सेल वॉल, और ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की लेयर है, प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमला उधर हो गया, और बीच में आ रहा है आपका सेकेंडरी सेल वॉल। और क्वेश्चन में पूछा है कि सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज लोकेटेड, तो एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम में कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये किसके अंदर है, इनसाइड प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक होमोलोगस और एक एनालोगस। तो जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बाकी जो उनका फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये हो गया होमोलोगस। वैसे ही एक होता है एनालोगस, सेम इसका अपोजिट, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गए डिफरेंट और जो फंक्शन हो गए वो गए सेम फंक्शन। तो ये हो गया होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन।
तो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल्स भी हमें याद रखने हैं, अगर एग्जाम में पूछ ले। फ्रंट लेग हो गया चीता और ह्यूमन का, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। बाकी ये जो डिफिनीशन सिंपल पूछ लिया गया कि होमोलोगस ऑर्गन क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि इनके सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और डिफरेंट इन फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेशमैनियासिस ए डिजीज कॉल्ड बाय ए प्रोटोजोआ पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय बाइटिंग ऑफ, और ऑप्शंस दिए हुए हैं मॉस्किटो, वेस्प, सैंड फ्लाई एंड बीज। तो जो वेक्टर होता है इन केस ऑफ लेशमैनियासिस, जो कि एक डिजीज है प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है, इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई। तो इसी के काटने से ये ट्रांसमिट होता है बाय द बाइटिंग ऑफ सैंड फ्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ब्लड सेल सीक्रेट एंटीबॉडीज। ऑप्शन दिए हुए हैं मोनोसाइट, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ये सब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, और ये जो एंटीबॉडी सीक्रेट होता है वो सीक्रेट होता है लिम्फोसाइट से। जो लिम्फोसाइट है ये रेस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडी सीक्रेट करने के लिए। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब जो है ये एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। बाकी जो इशनोफिल है ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल ये जो हो गए इन्फ्लामेटरी। मोनोसाइट हो गए ये मैक्रोफेजेज सेल हैं। तो इस तरह से सबका अलग अलग फंक्शन है। अगर दूसरे एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो ये हमें सब ध्यान में रखने हैं। बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस इन द ह्यूमन आई इज। ऑप्शन दिए हुए हैं कॉनकेव, बाई कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड बाई कॉन्वेक्स। यहाँ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस सिंपल ये सोचना है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है ये क्या करता है कि कन्वर्ज करता है। और भाई ह्यूमन आई जो है, अगर हम खुद से इमेजिन करिए कि अगर किसी एक बिंदु को देखना है और हमें ऐसे ऐसे दिखने लगे एकदम डाइवर्जिंग टाइप, तो क्या हम उसको देख पाएंगे अच्छे से? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो हमें वैसा ही लेंस चाहिए जो कि कन्वर्ज करे, और काम किसका है? कन्वेक्स का। तो दिए हुए क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वेक्स, क्योंकि ये जो होता है कन्वर्ज करता है, ताकि एक सिंपल पर्टिकुलर बिंदु जिसको हम देखना चाहें वहाँ पे इमेज बने, ताकि हम उसको आसानी से देखें। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए रॉयल डिजीज। ऑप्शन दिए हुए हैं 21st ट्राइसोमी, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रॉयल डिजीज, यानी कि जो किंग हो गए, राजा हो गए, वैसे उनके लिए जो मतलब उन्हीं से डेराइव डिजीज है, इसलिए इसका नाम रॉयल डिजीज पड़ा है। क्योंकि ये जो डिजीज है ये क्वीन विक्टोरिया को हुआ था, और वो बहुत वर्षों तक कैरियर रही थी इस डिजीज की, और उस डिजीज का नाम है हीमोफीलिया। तो दिए हुए क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज हीमोफीलिया। और ये जो आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, उसमें पूछा गया है कि इन द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्वेशन द होमोजाइगस म्यूटेंट इज रिप्रेजेंटेड एज। ऑप्शन दिए हुए हैं पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, 2pq एंड pq। तो हमें ये समझना है कि जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है इसमें क्या होता है, इसका इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1। सिंपल हमें ये समझना है कि होमोजाइगस म्यूटेंट होते क्या हैं। तो जो होमोजाइगस म्यूटेंट है ये होते हैं रिसेसिव। तो सिंपली हमें ये पता है कि अगर जो पी स्क्वायर है ये क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 2pq होता है ये रिप्रेजेंट करता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को, और जो क्यू स्क्वायर होता है ये रिसेसिव यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव को। और क्वेश्चन में हमें यही बताना है होमोजाइगस म्यूटेंट दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? क्यू स्क्वायर से। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए हुए क्वेश्चन के लिए क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बाकी जो बचे हुए सॉल्यूशन है उनसे रिलेटेड, और बाकी जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा लगातार आप तक हम लेकर पहुंचेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।